सभी को नमस्कार। मैं विमल कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी चर्चा का टॉपिक है अथॉरिटी यानी सत्ता। सत्ता के बारे में हम बात करेंगे। ये जो टॉपिक है वो बीए फर्स्ट ईयर में पुस्तक चलती है फाउंडेशंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान के मूल आधार। बीए फर्स्ट ईयर में जो पुस्तक चलती है उसके सिलेबस का हिस्सा तो है ही। इसके अलावा जो एमए में पुस्तक चलती है मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट, एमए प्रीवियस में आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत पुस्तक चलती है, उसके पाठ्यक्रम का भी ये हिस्सा है। उसमें शक्ति, सत्ता, वैधता इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सत्ता से क्वेश्चन जो बार बार आता है वो आता है सत्ता का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, सत्ता के स्रोत क्या हैं, मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता कितने प्रकार की है, या सत्ता सिद्धांत की समालोचनात्मक विवेचना कीजिए। ठीक है, ये इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन कई आते हैं, तो इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आइए बात करते हैं सत्ता के बारे में। सत्ता का अर्थ क्या है? दरअसल प्रशासन के अंदर जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट जो वर्क होता है, उसकी जो की होती है वो सत्ता होती है। क्योंकि परंपरागत संगठन जो है विचारधारा संगठन को अधिकार संबंधी संबंधों का अंतर्जाल मानती है। सत्ता को प्राय शक्ति के बारे में भी संबोधित किया गया है, लेकिन शक्ति एक अलग चीज़ है, सत्ता एक अलग चीज़ है। उसे आदेश देने और उसका पालन करवाने के अधिकार की संज्ञा भी दी जाती है। अब सत्ता की जो सबसे सटीक परिभाषा दी है वो हेनरी फ्योल ने दी है। हेनरी फ्योल कहते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ भी है, ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है, या हेनरी फ्योल के अनुसार सत्ता क्या है, ये एक अति लघुतरात्मक क्वेश्चन भी आ जाता है। हेनरी फ्योल ने इसकी परिभाषा दी है कि सत्ता आदेश देने का अधिकार है और उसका पालन करवाने की शक्ति है। यानी आदेश देने का जो अधिकार है, और अधिकार आदेश देने का ही नहीं है बल्कि उसका पालन करवाने की जो शक्ति होती है वो सत्ता कहलाती है। दरअसल उस व्यक्ति की उस क्षमता को जिसके आधार पर वह निर्णय करने के साथ साथ अधीनस्थों के व्यवहार को भी प्रभावित कर सके, यानी जो उसके सबॉर्डिनेट्स हैं उनके बिहेवियर को भी वो प्रभावित कर सके, तो उसे सत्ता की संज्ञा दी जाती है। ये संगठन की ओर से किसी व्यक्ति को कुछ करने के लिए दी गई आज्ञा भी है। मान लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोई घोषणा करते हैं, तो घोषणा करने के साथ ही लोग उसका पालन करने लग जाते हैं। तो इसका तात्पर्य ये है कि मोदी जी के पास क्या है? सत्ता है। कहते हैं ना, इनकी अभी सत्ता है। तो आदेश देने की शक्ति है, और न केवल आदेश देने की शक्ति बल्कि उसका पालन करवाने की शक्ति भी है, उसे सत्ता कहते हैं। एलन कहते हैं कि भारोपित कार्यों के निष्पादन को संभव बनाने हेतु सौंपी गई शक्तियाँ और अधिकार सत्ता कहलाते हैं। यानी जो किसी को कोई कार्य सौंप दिए जाते हैं तो उसके द्वारा उन कार्यों के निष्पादन में जो शक्ति और अधिकार उपयोग में लिए जाते हैं उसे सत्ता कहते हैं। पेटरसन कहते हैं आदेश देने और उसके पालन की आज्ञा को अधिकार सत्ता कहा जाता है। डेविस का एक अलग डेफिनेशन है। डेविस कहते हैं सत्ता निर्णय लेने एवं आदेश देने का अधिकार है। यानी जिस व्यक्ति के पास सत्ता होती है, या जिस संस्था के पास सत्ता होती है, या जिस व्यक्ति समूह के पास सत्ता होती है, उनके पास निर्णय लेने की शक्ति भी होती है और आदेश देने का अधिकार भी होता है। थियो हेमन ने कहा है कि सत्ता वो वैधानिक शक्ति है जिसके आधार पर अधीनस्थों को काम करने के लिए कहा जाता है तथा उन्हें बाध्य किया जा सकता है। काम करने के लिए कहा ही नहीं जा सकता, अगर वो काम नहीं करते तो उन्हें काम करने के लिए बाध्य भी किया जा सकता है, और आदेश के उल्लंघन पर आवश्यकता अनुसार सत्ताधारी उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई भी कर सकता है। और कोई आदेश नहीं मानता तो उसके विरुद्ध डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेने का अधिकार सत्ताधारी व्यक्ति के पास होता है। यहाँ तक कि उनको कार्यों से भी पृथक किया जा सकता है। तो सत्ता एक लीगल पावर के रूप में थियो हेमन ने एक वैधानिक शक्ति के रूप में परिभाषित किया है। ये जो सारी की सारी परिभाषाएं हैं ये औपचारिक अधिकार सत्ता के सिद्धांत पर आधारित हैं, और ये मान के चलती हैं कि सत्ता उच्च स्तर से पैदा होती है और डेलीगेशन यानी प्रत्यायोजन के द्वारा स्टेप बाय स्टेप सीढ़ीनुमा तरीके से स्टेप बाय स्टेप नीचे पहुंचती है। किंतु मैरी पार्कर फोलेट, रॉबर्ट टेमनबॉर्न, बर्नार्ड साइमन और ये जो ह्यूमैनिटी स्कूल के जो थिंकर्स हैं उनका कहना है कि जब तक अधीनस्थ उच्चाधिकारी के आदेश या विचार को स्वीकार नहीं करते तब तक उच्चाधिकारी का वह आदेश या विचार सत्ता नहीं माना जा सकता। यानी सत्ता तभी मानी जाती है जब उच्च अधिकारी के आदेश को निचले स्वीकार करें। यानी सत्ता तभी अर्थपूर्ण बनती है जब अधीनस्थ उसे स्वीकार कर लें। साइमन ने सत्ता की बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा दी है। वो कहते हैं कि अधिकार सत्ता निर्णय लेने और अन्य व्यक्तियों की क्रियाओं को मार्गदर्शित करने की शक्ति है।
यानी डिसीजन लेने और अन्य व्यक्तियों की क्रियाओं को मार्गदर्शित करने की शक्ति को क्या कहा गया है? अधिकार सत्ता। ये दरअसल दो व्यक्तियों के बीच में एक संबंध है। एक तरफ उच्चाधिकारी है, दूसरी तरफ उच्चाधिकारी के आदेश की पालना करने वाला अधीनस्थ है। उच्चाधिकारी निर्णय लेता है और इस आशा के साथ प्रेरित करता है कि अधीनस्थ द्वारा उसका पालन किया जाएगा। अधीनस्थ ऐसे ही निर्णयों की आशा करते हैं और उनके व्यवहार उनसे निर्धारित होते हैं। यानी साइमन ने उच्चाधिकारी व अधीनस्थ के मध्य संबंधों को सत्ता के रूप में परिभाषित किया है। संक्षेप में अधिकार सत्ता आदेश देने, निर्णय लेने और उसका पालन करने की वह शक्ति, स्थिति या अधिकार है जो अधीनस्थों द्वारा स्वीकार कर लिए जाने पर अर्थपूर्ण बन जाता है। यानी केवल निर्णय लेने या आदेश देने या पालन करवाने की शक्ति नहीं है, बल्कि अधीनस्थ यदि उसको स्वीकार कर लेते तभी वह सत्ता है, अन्यथा वह सत्ता नहीं है। और संगठनात्मक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अधीनस्थों द्वारा जिसका पालन आवश्यक होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सत्ता कहते हैं। सत्ता के प्रकार कितने हैं? सत्ता के प्रकार 3 होते हैं। पहला रेखा अधिकार सत्ता, दूसरा स्टाफ अधिकार सत्ता और तीसरा जो होता है वो होता है क्रियात्मक अधिकार सत्ता। लाइन अथॉरिटी किसे कहते हैं? रेखा अधिकार सत्ता किसे कहा जाता है? रेखा अधिकार सत्ता निर्णय लेने का अधिकार है जो समस्त उच्चाधिकारियों एवं समस्त अधीनस्थों के बीच विद्यमान रहती है। यदि आदेश की एकता के सिद्धांत अर्थात एक कर्मचारी का एक नायक का अतिक्रमण न किया जाए तो रेखा अधिकार सत्ता संबंध संगठन के उच्च स्तर से नीचे स्तर तक के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचते हैं। थियो हेमन लिखते हैं कि रेखा अधिकार सत्ता आदेश देने की अधिकार सत्ता है। यह वह अंतिम अधिकार सत्ता है जो अन्य व्यक्तियों को निर्देशित करती है और उन्हें निर्णयों, योजनाओं, नीतियों और लक्ष्यों के अनुरूप कार्य करने को कहती है। इस अधिकार सत्ता का प्राथमिक उद्देश्य संगठन को कार्यशील बनाना होता है। यानी संगठन को कार्यशील बनाने के लिए, संगठन को क्रियाशील बनाने के लिए, उसे सक्रिय करने के लिए इस रेखा अधिकार सत्ता या लाइन अथॉरिटी का प्रयोग किया जाता है। और ये उच्चाधिकारी और अधीनस्थों के बीच, जो उसके समस्त अधीनस्थ हैं, उनके बीच ये विद्यमान रहती है। स्टाफ अथॉरिटी क्या है? स्टाफ अधिकार सत्ता क्या है? इसकी परिभाषा जो है ब्रेसी और सैनफोर्ड ने दी है। वो कहते हैं कि स्टाफ अधिकार सत्ता सेवा करने वाली अधिकार सत्ता है। यह अधिकार सत्ता अन्य व्यक्तियों को परामर्श देने एवं सहायता पहुंचाने का अधिकार है। इसमें अन्य व्यक्तियों को सजेशन दिया जाता है और सहायता दी जाती है। यह अन्य व्यक्तियों के निर्णय लेने की अधिकार सत्ता नहीं है। यानी एक सेवा भावी होती है, डिसीजन परामर्श दिया जाता है, सहायता पहुंचाई जाती है, दूसरे व्यक्तियों के लिए डिसीजन नहीं लिया जाता। रेखा अधिकार सत्ता लंबवत प्रभावित होती है और अधिकारी अधीनस्थ संबंध स्थापित करती है, जबकि स्टाफ अधिकार सत्ता परामर्शात्मक संबंधों की स्थापना करती है और किसी भी दिशा में प्रभावित हो सकती है, यानी ऊपर से नीचे नहीं होती। संक्षेप में यह वह अधिकार सत्ता है जो राय देने, मदद करने और अन्य विभागों को सेवाएं देने हेतु संगठन में विद्यमान रहती है। तीसरा कहती है फंक्शनल अथॉरिटी या क्रियात्मक अधिकार सत्ता। क्रियात्मक अधिकार सत्ता निर्णय लेने की अधिकार सत्ता है, किंतु निर्णय लेने का ऐसा अधिकार किसी क्रिया विशेष तक ही सीमित रहता है, भले ही यह क्रिया कोई व्यक्ति या विभाग संगठन में कहीं भी करता हो। यह अधिकार सत्ता द्वितीय स्तर के अधिकारी अधीनस्थ संबंधों को जन्म देती है, यानी एक क्रिया विशेष तक ही इसका प्रयोग किया जाता है। यह अधिकार सत्ता आदेश की एकता के सिद्धांत का उल्लंघन करती है, जिससे विकट संगठनात्मक समस्याओं को जन्म मिलता है। यह अधिकार सत्ता आसानी के साथ किसी भी संचलात्मक अधिशासी के कार्य के भार को बढ़ा सकती है और रेखा अधिकार सत्ता को कम कर सकती है। थियो हेमन कहते हैं कि इसका सावधानी के साथ प्रयोग करना चाहिए। यह अधिकार सत्ता को सीमित अधिकार सत्ता भी कहा जाता है। इसमें सीमित अधिकार होते हैं, एक क्रिया विशेषता के अधिकार इसमें अलॉट किए जाते हैं, किंतु उसका से अपूर्ण अधिकार सत्ता से नहीं है, बल्कि ये किसी क्रिया विशेष के संबंध में निर्णय या आदेश देने तक सीमित होने से है। यानी किसी क्रिया विशेष के संबंध में ये नियुक्त रहती है कि काम विशेष करना है, तो उसी के संदर्भ में ये फंक्शनल होती है, हमेशा फंक्शनल नहीं होती है। इसलिए इसको सीमित अधिकार सत्ता भी कहा जाता है। सत्ता के स्रोत कौन कौन से? इसके संबंध में 3 विचारधाराएं प्रचलित है। पहली औपचारिक सत्ता विचारधारा। बर्नार्ड के अनुसार अधिकार सत्ता की वह धारणा जिसमें अधिकारों का प्रेषण सामाजिक संस्थाओं से व्यक्तिगत प्रबंधों को होता है, औपचारिक सत्ता कहलाती है। सोशल इंस्टीट्यूशन से लेके पर्सनल मैनेजर्स तक जहाँ इसका उपयोग होता है उसे औपचारिक सत्ता विचारधारा कहते हैं। ये विचारधारा मानती है कि अधिकार सत्ता का स्रोत देश का सर्वोच्च कानून अथवा संविधान होता है। यानी औपचारिक सत्ता का जो स्रोत है वो देश के कॉन्स्टिट्यूशन को, देश के कानूनों को मानती है
और संविधान को गतिशील बनाए रखने का अधिकार ये मानती है कि सामाजिक संस्थाओं में ही निहित होता है। संविधान तभी गतिशील हो सकता है जब सामाजिक संस्थाएं गतिशील हों। इसलिए प्रजातांत्रिक राष्ट्रों में सर्वोच्च अधिकार सत्ता देशवासियों में निवास करती है। जैसे भारत के अंदर है, भारत में संप्रभुता या सत्ता किस में है? जनता में। भारत के संविधान का प्रारंभ होता है ना, हम भारत के लोग, भारत को। इसका मतलब ये है कि भारत के अंदर सत्ता का स्रोत कौन है? भारत की जनता। इस विचारधारा के अनुसार किसी विभाग में अधिकार सत्ता का प्रेषण संविधान से प्रधानमंत्री में, मंत्रियों में, सचिवों में, निदेशक या उनके सहायक निदेशकों को होता है। यानी सत्ता का स्रोत संविधान होता है और उसके द्वारा ही सत्ता का वितरण सुनिश्चित किया जाता है और ये प्रवाहित हो जाती है। तो इसको औपचारिक सत्ता विचारधारा कहते हैं। दूसरी होती है एक्सेप्टेंस थ्योरी। ये विचारधारा अधिकार सत्ता का स्रोत अधीनस्थों को मानती है कि अधीनस्थ उसको कितना मानते हैं। इस विचारधारा की मान्यता है कि औपचारिक अधिकार सत्ता तो नाम मात्र की सत्ता है, वह उस समय ही वास्तविक और अर्थपूर्ण बन पाती है जिस समय अधीनस्थ उसे पालना हेतु स्वीकृति देते हैं। यदि अधीनस्थ सत्ताधारी के आदेशों की पालना नहीं करते हैं तो उसकी कोई सत्ता का कोई औचित्य नहीं है। सत्ता का औचित्य तभी है जब जो अधीनस्थ लोग हैं उसकी पालना को अपनी सहमति दे देते हैं, स्वीकृति दे देते हैं। इसलिए इस अधिकार सत्ता का वास्तविक स्रोत उन अधीनस्थों में निहित है जिन पर अधिकार सत्ता का प्रयोग किया जाना है, जो कि एक ऐसे प्रयोग को स्वीकृति देते हैं। व्यवहारवादी प्रबंध स्कूल में निष्ठा रखने वाले विचारक अधिकार सत्ता की स्वीकृति विचारधारा का समर्थन करते हैं और वर्तमान परिस्थितियों में औपचारिक सत्ता विचारधारा को प्रशासन के संचालन में बाधक मानते हैं, क्योंकि उसमें अधिनायकवादिता है, स्वामी सेवक की भावना नहीं था। किंतु इस विचारधारा के आलोचक का कहना है कि विचारधारा सत्ता को अनुज्ञा से पृथक करके देखती है। यानी वो ये मानते हैं कि जो औपचारिक सत्ता विचारधारा है वो औपचारिक सत्ता विचारधारा अधिनायकवाद को जन्म देती है। व्यवहार में अनुज्ञा रहित सत्ता निरर्थक प्रमाणित होती है। इसके अतिरिक्त अनुज्ञा एवं दंड भय से रहित सत्ता की विद्यमान संगठन में उसी प्रकार अराजकता को जन्म दे सकती है जिस प्रकार कानून एवं पुलिस के आवाज में समाज और राष्ट्र अराजकता का शिकार हो सकता है। यानी सत्ता के अंदर दंडित करने की शक्ति होना आवश्यक है। यानी सत्ता का कोई महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि लोग सत्ता के आदेश की पालना ही नहीं करेंगे तो वो काहे की सत्ता है और देश में अराजकता उत्पन्न हो जाएगी। मान लीजिए देश की संसद कोई कानून बनाती है, प्रधानमंत्री कोई घोषणा करते हैं, जनता उसका पालन ही नहीं करती है या संसद के उन कानूनों की अनुपालना नहीं करती है, तो देश में अराजकता मौजूद हो जाएगी। इसलिए अधीनस्थों के द्वारा स्वीकृति के साथ साथ उसमें दंड की और बल उसके अंदर होना चाहिए। तीसरा है सक्षमता विचारधारा। सक्षमता विचारधारा इस बात पर आधारित है कि विश्व भर में योग्य और सक्षम व्यक्ति स्वतः नेतृत्व की बागडोर संभाल लेते हैं, भले ही उन्हें संगठनों में कोई विशिष्ट स्थान या पद नहीं दिया जाए। यह विचारधारा तकनीकी क्षमता एवं व्यक्तित्व की प्रभुता को अधिकार सत्ता का स्रोत मानती, कहती है कि जिसके अंदर ताकत होती है, बल होता है, वो स्वयं ही अपनी सत्ता स्थापित कर लेते हैं। अर्थशास्त्री, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर आदि अपने क्षेत्र में सक्षम होने के कारण उनके अधिकार सत्ता को स्वतः ही स्वीकार कर लिया जाता है उनकी योग्यता के कारण। सत्ता की अवधारणा में मैक्स वेबर के क्या विचार हैं? नौकरशाही की अवधारणा का समाजशास्त्री दृष्टि से अध्ययन करने वाले विद्वानों में जर्मनी के जो समाजशास्त्री हैं मैक्स वेबर, उनका नाम उल्लेखनीय है। उन्होंने ब्यूरोक्रेसी का एक सिद्धांत उन्होंने दिया था। उन्होंने नौकरशाही को प्रशासन की एक तर्कपूर्ण व्यवस्था माना था। उनके अनुसार संस्थागत मानव व्यवहार में तर्कपूर्णता लाने का सर्वोत्तम साधन ही नौकरशाही है। जो इंस्टीट्यूशनल ह्यूमन बिहेवियर होता है उसके अंदर रैशनैलिटी जो है वो ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से ही आती है। मैक्स वेबर ने अथॉरिटी के वर्गीकरण का प्रयास किया था। वेबर का जो नौकरशाही सिद्धांत है वो सत्ता सिद्धांत का ही एक अंग है। सत्ता अथवा प्रभुत्व का अर्थ है नियंत्रण करने की एक आधिकारिक पावर, नियंत्रण करने की आधिकारिक शक्ति। दूसरे शब्दों में कहें तो वेबर ने ये प्रश्न उठाया कि कैसे एक व्यक्ति दूसरों पर अपना प्रभुत्व जमाता है, और उसी के उत्तर में ये भी कहा कि प्रभुत्व का प्रयोग यदि तर्कसंगत और वैध हो तो वह स्वीकार्य हो जाता है। यदि प्रभुत्व का प्रयोग सही है, लीगल है और रीजनेबल है, रेशनल है, तो लोग उसे स्वीकार कर लेते हैं। मैक्स वेबर ने अधिकार सत्ता या प्रभुत्व के 3 रूप माने हैं। पहले परंपरागत सत्ता, दूसरा करिश्माई या श्रद्धा पर आधारित सत्ता, और तीसरा वैधानिक सत्ता। पारंपरिक प्रभुत्व या सत्ता, जब आम जनता और अधीनस्थ आदतन किसी शासक अथवा वरिष्ठ अधिकारी के आदेशों की पालना करते हैं तो यह सत्ता का परंपरागत आधार होता है। यानी अपनी आदतवश ही लोग अपने वरिष्ठ अधिकारी का या शासक के आदेशों को मान लेते हैं, तो इस सत्ता का परंपरागत आधार है। उनके आदेश इसलिए वैध होते हैं क्योंकि वो किसी परंपरा या प्रथा पर आधारित होते हैं। ऐसी सत्ता की 2 विशेषताएं होती हैं। एक तो रीति रिवाज पर आधारित होती है, दूसरा पर्सनल आर्बिट्रेरीनेस को जन्म देती है, व्यक्तिगत स्वेच्छाचारिता को ये जन्म देती है। जो व्यक्ति का आदेश
जो व्यक्ति आदेश की पालना करते हैं उन्हें फॉलोवर्स या अनुयायी कहा जाता है। वे अपने मालिक के अपने उच्चतर के आदेशों की पालना व्यक्तिगत वफादारी तथा उनकी सम्माननीय स्थिति के कारण करते हैं। जो राजतंत्र में ऐसा होता है, धर्मतंत्र में भी ऐसा होता है, सामंतवादी व्यवस्था में भी सत्ता का ये रूप में हमें दिखाई देता है। और आज जितने भी धर्मगुरु, पोप, इमाम या महंत हैं, लोग उनके आदेशों की जो पालना करते हैं वो परंपरागत सत्ता के कारण ही करते हैं। राजतंत्र व्यवस्था में भी ऐसी ही सत्ता का रूप पाया जाता है। मोनार्की में भी ऐसा ही रूप पाया जाता है। इसके अंतर्गत अधीनस्थ सेवक समझे जाते हैं। इसके अंदर जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं उन्हें सेवक समझा जाता है। दूसरा है करिश्माई या श्रद्धा पर आधारित सत्ता। जब अधीनस्थ वरिष्ठ सत्ताधारी या आम जनता नेताओं के आदेशों को इस आधार पर न्यायसंगत मानती है कि उन पर सत्ताधारी का व्यक्तिगत जादुई प्रभाव है, तब उसे करिश्माई सत्ता कहते हैं। यानी कहने का मतलब नेता के निर्देश जनता इसलिए मानती है कि उसका व्यक्तित्व करिश्माई है, उसके अंदर नेतृत्व के शानदार गुण हैं, उसका एक जादुई प्रभाव है, तो उसके आदेशों की पालना करते हैं, तो उसे क्रिस्मेटिक अथॉरिटी कहा जाता है, करिश्माई सत्ता कहा जाता है। आम जनता नेताओं के निर्देशों का इसलिए पालन करती है कि वो उनकी अभूतपूर्व योग्यताएं और करिश्मा यानी दैवीय गुणों में विश्वास करती है, न कि किसी पद या नियम में। इसमें अधीनस्थ अनुयायी होते हैं और वो अपने प्रिय करिश्माई व आदर्शवादी व्यक्तित्व के कारण उसके आदेशों की पालना करते हैं। उदाहरणार्थ तीसरी दुनिया के अनेक देशों में दूसरे विश्व युद्ध के बाद एक करिश्माई नेतृत्व का उदय हुआ। राष्ट्रीय आंदोलनों के लंबे कालों में ऐसे देवतुल्य नेता जैसे महात्मा गांधी जनमानस में समा गए थे। महात्मा गांधी के लोग आदेशों की पालना इसलिए करते थे क्योंकि उनके व्यक्तित्व को करिश्माई माना जाता था। इस कारण स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ऐसे नेताओं के कार्यपालिका अध्यक्ष बनने पर उनको आदर व असाधारण प्रतिभा का प्रतीक ही नहीं बल्कि राष्ट्र का मसीहा भी मान लिया जाता है। देश को जो आज़ादी मिल जाती है तो जिन्होंने जन संघर्ष के नेता जो बने उन्हें राष्ट्र का मसीहा मान लेता है। जैसे जोमो केन्याता, इंडोनेशिया का सुकर्णो, बोरबिगा, मिस्र का नासिर, भारत के नेहरू, घाना के क्वामे एनक्रूरा, जूलियस नरेरे, शेख मुजीब बांग्लादेश के, पाकिस्तान के लिए जिन्ना, यूनू, यूगोस्लोविया के मार्सेल जोसेफ टिटो, ये सब के सब अपने अद्वितीय व्यक्तित्व के कारण लंबी अवधि तक राजनीतिक व्यवस्था पर छाए रहे और लोगों की श्रद्धा के पात्र रहे। यानी ये माना गया कि इन्होंने स्वतंत्रता इन्होंने दिलाई है, इनके संघर्ष के परिणाम स्वरूप मिली है और ये करिश्माई व्यक्तित्व के धनी हैं, तो इन्हें मसीहा मानकर उनके आदेशों की पालना की जाती है। तीसरी होती है वैधानिक सत्ता। जब अधीनस्थ किसी आदेश को इस आधार पर स्वीकार करते हैं कि ऐसा करना तार्किक, कानूनी और संवैधानिक औचित्यपूर्ण है, तो ऐसी स्थिति में उस सत्ता को हम वैधानिक या बौद्धिक या कानूनी सत्ता कहते हैं। ये सत्ता संवैधानिक नियमों के अंतर्गत धारण किए गए पद की स्थिति से निश्चित होती है। और संयुक्त राज्य अमेरिका में जब राष्ट्रपति का कोई प्रत्याशी निर्वाचक मंडल का बहुमत प्राप्त कर लेता है अथवा भारत में लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल द्वारा किसी को अपना नेता निर्वाचित कर उसे प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, तो उसकी यह सत्ता बौद्धिक तार्किक आधार पर वैधानिक सत्ता ही होती है। यानी कानून के आधार पर नियमानुसार जब कोई सत्ता प्राप्त करता है तो उसे वैधानिक सत्ता कहते हैं। कोई चुनाव लड़ा, उसकी पार्टी को लोकसभा में बहुमत मिला और व्यक्ति प्रधानमंत्री बना, तो उसने एक कानूनी प्रक्रिया का पालन करके सत्ता हासिल की है। इसमें सत्ता का प्रत्यायोजन तार्किक आधार पर यह किया जाता है और अधीनस्थ वैधानिक रूप से स्थापित निर्व्यक्तिक आदेशों के आधार पर आज्ञा पालन करते हैं। यानी वो किसी व्यक्ति विशेष के आदेश की पालना नहीं करते, बल्कि वो उस कुर्सी की पालना करते हैं क्योंकि उस कुर्सी तक वह एक कानूनी तरीके से पहुंचा है। तो निर्व्यक्तिक आदेशों के आधार पर आज्ञा पालन किया जाता है, यानी व्यक्ति विशेष के आधार पर नहीं बल्कि उसे संविधान या कानून सम्मत मानकर उसका पालन किया जाता है। मैक्स वेबर नौकरशाही को तार्किक वैधानिक सत्ता का प्रतिरूप मानता है कि जो नौकरशाही है वो तार्किक वैधानिक सत्ता का ही प्रतिरूप है और विधिक सत्ता से पोषित एवं समर्थित नौकरशाही को वह संगठन का सबसे प्रभावशाली तत्व मानता है कि संगठन का सबसे प्रभावशाली तत्व जो होता है वो होता है नौकरशाही। सत्ता की अपनी सीमाएं भी हैं। कौन कौन सी सीमाएं हैं? तकनीकी सीमाएं हैं। प्रौद्योगिकी का विकास काफ़ी तीव्र गति से हो रहा है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को वही काम सौंपा जाना चाहिए जिसमें दक्ष हो। यदि आवश्यक तकनीकी ज्ञान किसी व्यक्ति में नहीं हो तो वह अपनी अधिकार सत्ता की प्रयुक्ति भली प्रकार नहीं कर सकेगा। यानी टेक्निकल नॉलेज होना जरूरी है आज सत्ताधारी के पास। अगर टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो ज़्यादा से प्रभावशाली साबित नहीं होगा। कुछ बायोलॉजिकल लिमिट्स भी होते हैं, जैसे किसी भी सत्ताधारी को अपने अधीनस्थों को ऐसा आदेश नहीं देना चाहिए जिनसे अधीनस्थ पूरा नहीं कर सके।
क्योंकि उनकी पूर्ति से जीवन समाप्त होने का खतरा हो। जैसे कह भाई जहर चखिए, तो इससे उनके जीवन को खतरा हो सकता है। ऐसा आदेश नहीं देना चाहिए। बुना बिजली नहीं है और फिर कहे बिना उपकरण के कहे कि बिजली का काम करो, तो बिजली के खंभे के हाथ लगाओ, उसके जीवन खतरे में पड़ जाएगा। तो उसकी बायोलॉजिकल लिमिट्स का भी ध्यान रखना चाहिए। कुछ लीगल लिमिट्स भी होती हैं। जैसे देश का कानून जो है प्रबंधकों के अधिकार सत्ता को सीमित रखने की क्षमता रखता है। प्रबंधक को वो आदेश नहीं देने चाहिए जो कानून विरुद्ध हो और उससे कानून का उल्लंघन होता हो। कुछ साइकोलॉजिकल लिमिट्स भी होती है, मनोवैज्ञानिक सीमाएं। प्रबंधकों को अधिकार सत्ता को अधीनस्थों की प्रतिक्रियाएं भी प्रभावित करती हैं। इसलिए अधिकार सत्ता का प्रयोग करते समय प्रबंधकों को संभावित प्रतिक्रियाएं ध्यान में रखनी चाहिए कि मैं ये काम कर रहा हूँ तो उसका क्या एक्शन होगा, क्या रिएक्शन होगा। कुछ इकोनॉमिक लिमिट्स भी होती हैं। प्रबंधकों की जो सत्ताधारी होते हैं उनकी सत्ता काफ़ी विस्तृत हो सकती है, लेकिन फिर भी संस्था के पास जो उपलब्ध आर्थिक साधन है अगर वो कम है, मान लो आदेश दे दिया जाए कि एक बहुत बड़ी बाउंड्री वॉल का निर्माण किया जाए और बजट है नहीं, तो कहाँ वो सत्ता उसको अधीनस्थ पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इसकी इकोनॉमिकल लिमिट्स भी होती है। कुछ नेचुरल लिमिट्स भी होती हैं, जैसे जलवायु है, वातावरण है, भौगोलिक स्थिति है, प्राकृतिक संकट है। ये भी अधिकार सत्ता को सीमित करने का कार्य करते हैं। इसके अलावा कुछ अदर लिमिट्स भी हैं, जैसे जनसाधारण, श्रम संघों की कार्यवाही है, सामाजिक परंपराएं और प्रथाएं हैं, समूह व्यवहार हैं। ये सब भी अधिकार सत्ता को सीमित करने वाले घटक हैं। क्वेश्चन जो इससे बार बार आया है और आपको याद करना है कि सत्ता का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, सत्ता के स्रोत कौन कौन से होते हैं, मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता के कितने प्रकार हैं और सत्ता की सीमाएं क्या हैं। ये क्वेश्चन इनमें से कोई भी आ सकता है। पूरा भी आ सकता है कि सत्ता की अवधारणा की समालोचनात्मक विवेचना कीजिए, अर्थ और परिभाषा स्पष्ट करते हुए। एग्जाम में बार बार रिपीट भी होता है, आपको अच्छे से याद करना है। कोई दिक्कत हो तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में आप अपनी समस्या भेज सकते हैं। उचित समाधान करने का प्रयास हमारे द्वारा किया जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, थैंक यू। ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस कोरोना महामारी में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिल सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।